हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग क्लास 12th का अल्टीमेटली शुरू कर ही दिए हैं वीडियो। तो लास्ट वीडियो कल था जो कि बेसिक पे था। एक्चुअली आपका कहने के लिए क्लास 12 का था, लेकिन था एक्चुअली वो क्लास 11th का ही, जो आपको हम बेसिक रिवाइज कर रहे थे। तो उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करेंगे। देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो इससे पहले कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को पसंद जरूर किए होंगे और उससे जरूर कुछ ना कुछ सीखे होंगे, कुछ ना कुछ रिकॉल किए होंगे उस चीज़ को देखते हुए। तो अगर अच्छा लग रहा है आप लोग तो उसको लाइक कीजिए, उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और उसको अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज हम लोग आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल एक छोटा सा चीज़ बताना बाकी रह गया था आपको कि रिलेशन, ये तो हम बताए थे कि रिलेशन जो होता है एक सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसमें हम लोग डोमेन और रेंज को थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आगे हम लोगों को वो चीज़ें काम पड़े। तो जैसे ही कोई एक रिलेशन हम R1 लिखते हैं, R बराबर कहीं पे लिखते हैं, तो R में से मान लो सपोज कहीं से आया 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए इस तरह से कुछ चीजें। तो अगर डोमेन ऑफ आर लिखना शुरू करेंगे हम लोग, डोमेन ऑफ आर, तो क्या होता है कि रिलेशन का जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका पहला एलिमेंट जो होता है वो सारा का सारा डोमेन होता है। तो इसका डोमेन क्या क्या हो गया, इसका 1 3 5। और अगर डोमेन ऑफ आर और अगर रेंज ऑफ आर की बात किया जाए तो सेकंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज होता है, हर एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट। तो 2 4 6 2 4 6 वो क्या है, इसका रेंज है। तो हम समझते हैं यहाँ तक आप लोग को याद था, ये सब 11th क्लास का ही चीज था। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे टाइप ऑफ रिलेशंस पे। ओके, चलिए पहला क्या है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो पहला रिलेशन है टाइप ऑफ में आपके 12th क्लास से स्टार्ट होता है, ये है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या है, जैसे कि आप एम्प्टी सेट के बारे में पढ़े थे। रिलेशन भी तो एक तरह का सेट ही है ना जी। वो सेट किसका होता है, तो ये सब सेट है किसका, ऑर्डर्ड पेयर जो बनता है उसका एलिमेंट होता है। इसमें रिलेशन में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो कहने का ये भी तो सेट का ही काम करता है। तो एम्प्टी रिलेशन क्या हुआ, तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो वो क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है, एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, वॉइड रिलेशन। क्या पढ़ेंगे, ए रिलेशन बिटवीन A and B, between set A and B is called empty relation if there is no element in this relation, ऐसा एग्जाम्पल पे बात करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। थोड़ा सा जगह के प्रॉब्लम में कान से देखो समझो। ऐसा मान लो एक सेट ए लिखते हैं, सेट ए बराबर ले रही है हम लोग 1 2 और सेट बी में ले लेते हैं 3 4। क्लियर है। तो जब हम ए क्रॉस बी लिखेंगे तो क्या क्या आएगा इसमें, 1 3 1 4 2 3 2 4, यही एलिमेंट्स आएंगे इसमें ए क्रॉस बी में। तो देखिए हम लोग उसके ऊपर लिख रहे हैं, तो ए क्रॉस बी में क्या क्या हो गया, 1 3 1 4 2 3 2 4। अब हम एक रिलेशन को डिफाइन करना चाहते हैं, आर नाम दे दिए उसको रिलेशन को। तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ए बी
सच दैट, सपोज करो अगर दे दे आपको कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन 9, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 9 वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। अब आपसे पूछा जाए ऐसा रिलेशन में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो आप यहाँ से कोई भी उठाओगे, देखो ये रिलेशन कहाँ से बिलोंग करना होना चाहिए, ये रिलेशन तो सबसेट होगा a क्रॉस b का। तो यहाँ पे अब a और b कौन कर रहा है काम, 1 है किससे, a से, तो 3 है b से, है ना, 1 है a से तो 4 है b से, 2 है a से तो 3 है b से। इसका समझ में आ रहा है आप लोग को। तो a प्लस b का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो क्या इसमें से किसी भी a प्लस b को जोड़ने के बाद, किसी भी ऑर्डर पेयर के a प्लस b को जोड़ने पर आपको ग्रेटर देन 9 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करोगे कि सेट क्या है, 5 है, इस रिलेशन में एक भी एलिमेंट्स नहीं है, तो ये क्या बन गया, r इक्वल टू 5। तो इसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। तो क्या लिखोगे, हेंस r इज एन एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। तो डाउट है इस बात पे। तो इस तरह से इसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। ओके, चलिए सेकेंड टाइप रिलेशन का बात करते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना, कहने का मतलब क्या है कि एम्प्टी रिलेशन ऐसा रिलेशन है इसमें कि एक भी एलिमेंट्स ना हो उस रिलेशन में। ओके, अब दूसरा बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या हुआ कि अगर ऐसा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है जिसमें सारा का सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए उसमें। बात समझ में आई। जैसे कहने का मतलब है कि सपोज करो कि हम a बराबर लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 और b बराबर लिखे हम लोग 4 5। क्लियर है। अब हम a क्रॉस b लिखेंगे, तो a क्रॉस b लिखेंगे तो a क्रॉस b में क्या क्या आएगा, 3 दूनी 6 एलिमेंट होंगे। तो समझ में आ रहा है ऑर्डर पेयर क्या क्या हो जाएगा, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। क्लियर है। अब हम एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं, उसका नाम दे देते हैं मान लो r या r1 कर देते हैं तत्काल के लिए। ठीक, r1 बराबर सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट a प्लस b इज एन इंटीजर, a प्लस b इज एन इंटीजर। ओके, वेयर a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। अब अगर आप इसका एलिमेंट लिखना शुरू कीजिएगा तो देखिए हर एक एलिमेंट जो भी इसमें ऑर्डर पेयर है, a 1 प्लस 4 क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, एक इंटीजर है। 1 प्लस 5 क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, एक इंटीजर है। 2 प्लस 4 6 मिलेगा, एक इंटीजर है। तो हर एक जितना भी ऑर्डर पेयर है वो सबका सब इस रिलेशन में आ जाएगा। जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स हैं वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। तो r1 बराबर क्या लिख दोगे, पूरा का पूरा a क्रॉस b हो जाएगा। r1 बराबर क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। तो इस तरह का जो रिलेशन है ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि व्हेन r इक्वल टू a क्रॉस b देन इट इज कॉल्ड एन यूनिवर्सल रिलेशन। तो क्या डिफिनेशन हो गया, व्हेन r इक्वल टू a क्रॉस b, कहने का मतलब है कि रिलेशन r में जो एलिमेंट्स है वो सारा का सारा क्या हो जाए, a क्रॉस b के बराबर हो जाए। तो इट इज कॉल्ड, देन रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा, दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल इस तरह और भी बना सकते हैं, इससे मर्जी है मेरा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि b इज, एक रिलेशन और ले लो, सपोज करो r2 बराबर a b सच दैट b इज ग्रेटर देन a, such that b is greater than a and where a belongs to a and b belongs to b। देखो तो इसमें भी R2 में क्या सारा का सारा एलिमेंट आ जाएगा। देखो 1 4, तो 4 बड़ा है ना 1 से, 1 5 5 बड़ा है ना 1 से, 2 4 4 बड़ा है ना 2 से, 2 5 ये भी सही है, 3 4 में भी सही है और 3 5 में भी सही है। तो इस तरह से R2 भी क्या बन जाएगा, a क्रॉस b बन जाएगा। तो इस तरह का जितना भी रिलेशन हो सकता है जहां पे कि R1 जो है रिलेशन जो है a क्रॉस b के बराबर हो जाए वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा।
कोई डाउट है इस बात पे? चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये इंटीजर जेड बोल रहे हैं, इसको टू मत समझिएगा, ये इंटीजर है जेड। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, दो तरह का आपको रिलेशन बताए, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। ये दोनों रिलेशन जो है ट्रिवियल रिलेशन कहलाता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस दोनों का। तो क्या बोलते हैं? एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन both are called ट्रिवियल रिलेशन। एक नाम है, इसको याद रखना। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहलाते हैं? ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। अब यहां से आप लोग का जो है मेन टाइप ऑफ रिलेशन शुरू होने वाला है। तो पहला लिखिए, उसके बाद पहला क्या लिखोगे? थर्ड में ले लो। तीसरा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो अभी हम आपको क्या बता रहे थे कि रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का ही, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। तो जब हम रिलेशन ए क्रॉस ए के बीच में ही खोजते हैं, पहली बात क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिटी रिलेशन में क्या बता रहे हैं? ए क्रॉस बी नहीं जाएंगे, यहाँ पे दोनों सेट्स जो होंगे किस में होंगे? ए क्रॉस ए में ही होंगे। मतलब कि सेट ए का सेट ए के साथ में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, और वहां पे 1 1 2 2 जो सेम एलिमेंट आएगा वो क्या कहलाता है? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। पर इसको एग्जांपल से समझो। ये सपोज करो कि हम a बराबर लिख दिए यहाँ पे 1 2 3, ठीक। तो हम क्या करेंगे? पहले a क्रॉस a निकालेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो सकता है ये चीज, तो हम लोग क्या करेंगे? a क्रॉस a निकालेंगे। तो a क्रॉस a क्या क्या आएगा? a का a के साथ में ही 1 1, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये आएगा। 9 एलिमेंट्स होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट। अब देखो आइडेंटिटी रिलेशन को जनरली आई से डिनोट किया जाता है, हम बताएंगे, थोड़ा सी लिखाएंगे उसको, पहले समझ लो कि आइडेंटिटी रिलेशन को हमेशा आई ए से ए के साथ में है तो आई ए के द्वारा दिखाया जाएगा, ठीक। तो आई ए में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? तो आई ए में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जिसके ए और बी सेम होने चाहिए, ए और बी सेम होने चाहिए। तो ए और बी के साथ क्या सेम है? 1 1 2 2 3 3। तो क्या क्या आएगा आई ए में? 1 1 2 2 3 3। इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है क्या कहलाता है? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। ये जो आई है क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। कोई डाउट है इस बात पे? तो इसको हम डिफाइन करेंगे। चलिए देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोल रहा है। अभी हम क्या बताएं कि आइडेंटिटी रिलेशन किसमें होता है? ए का ए क्रॉस के साथ, ए क्रॉस ए के साथ हम देखते हैं, ए क्रॉस ए के साथ ही दिखाया जाता है आइडेंटिटी रिलेशन को। तो क्या बोल रहा है? लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है, देन द रिलेशन आर, कैसा रिलेशन? जहां ए ए क्या बोले? दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ए ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। समझ में आया बात? बस यही चीज है, इतना डिफिनेशन में बच जाएगी। डिफिनेशन का उतना जरूरत भी नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। क्या बोल रहे हैं आपको कि जो भी सेट में जो भी एलिमेंट है, सेट ए में जितना भी एलिमेंट है, उस सारे का खुद के साथ में ही जो क्रॉस होगा वो क्या कहलाता है? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। क्लियर बात है? तो इसको इट इज डिनोटेड बाय आई ए। क्लियर है? तो देखो, तो हम कह सकते हैं इसमें कि इन आइडेंटिटी रिलेशन एवरी सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ।
याद रखना इस बात को। क्या बोलना चाह रहे हैं कि इन आइडेंटिटी रिलेशन, इस पॉइंट को लिख लो यहां पर से, कि इन आइडेंटिटी रिलेशन every element of set A is related to, या ऑफ सेट लिखो ना, सेट ए बी जो भी हो, इन आइडेंटिटी रिलेशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, जो भी है सेट हम ए दे देते हैं यहाँ पे, नाम अपना सेट ए बी सी कुछ हो सकता है, सेट ए इज रिलेटेड टू itself only, यहाँ पे याद रखना एवरी एलिमेंट्स। अगर एवरी एलिमेंट रिलेटेड नहीं हुआ अपने आप से तो वो भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। जैसे समझिए, हम कुछ एग्जांपल से आपको इसे क्लियर करना चाहेंगे आपको, ठीक। इसको आप डिफिनेशन को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसको हम चलिए हम एग्जांपल पे बात करते हैं। जैसे मान सपोज कि a बराबर 1 2 3 ले लिए, क्लियर है। अब एक रिलेशन या मान लो एक और कर देते हैं, इसमें से 4 भी कर देते हैं। तो एक रिलेशन हम R1 लिख रहे हैं, ध्यान समझना। चलिए इसमें हम बात करते हैं इस तीन में कि कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है, कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्लियर है। ध्यान देखो, इसका एग्जांपल समझ जाओगे, समझो सब कुछ समझ में आ गया आपको। डेफिनेशन क्या बोलता था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो यहाँ पे दो पार्ट लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। क्लियर है। तो देखो पहला एग्जांपल पे जब बात करते हैं तो इसका जितना भी एलिमेंट है, एलिमेंट क्या क्या है इसका, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3 3 से रिलेटेड होना चाहिए, 4 4 से रिलेटेड होना चाहिए। तो है 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है, 4 4 से है। लेकिन यहाँ पे 1 3 से भी रिलेटेड है। इस कारण से ये क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम लिखोगे यार कि इसका R1 के बारे में लिखोगे कि R1 में 1 is related to 3, so it is not an identity relation. क्लियर है। अब R2 के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, लेकिन 4 भी तो बिलोंग करता है इसे, तो 4 4 भी होना चाहिए, ठीक ना। कि क्या बोले थे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक, तो यहाँ पे लिखोगे सिंस 4 बिलोंग्स टू ए बट 4 does not related to 4, so it is, so R2 जो भी है, so R2 is not identity relation. क्लियर है। अब लास्ट की बात करते हैं R3। देखिए ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, और इसके अलावा कुछ है क्या इसमें, नहीं ना। तो इसका मतलब कि R3 क्या है, इट इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। कोई डाउट इस बात पे? तो हम समझते हैं, आपके समझ में आ जाना चाहिए। एक बार फिर से देख लो, पहले वाले में क्या था, दूसरा वाला भी नहीं था बट तीसरा वाला है। तो इसमें क्या था कि पहला वाला में एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया था 1 3, जो कि हमेशा क्या होना चाहिए, ए ए होना चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा होना चाहिए।
कुछ सेकंड एलिमेंट अलग नहीं हो सकता। क्लियर बात है? तो इसलिए ये गलत हो गया। इसमें 1 1 2 2 3 3 है, लेकिन 4 4 नहीं था, क्योंकि एवरी एलिमेंट होता है रिलेटेड इसमें से, तो इसका आंसर गलत हो गया। और यहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, इसलिए सही है। क्लियर है? चलिए सेकंड में आ जाइए। इसका सा फोर्थ नंबर था ना ये, तो फोर्थ हो गया आपका मेन। देखो पहला है आइडेंटिटी ही, दूसरा है रिफ्लेक्सिव। वो एम्प्टी और यूनिवर्सल तो समझो जस्ट एक ट्रिवियल पहले बोला गया उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या है फोर्थ नंबर में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो समझो बात को, डिफिनेशन उतना मैंने नहीं करता, मेन जो इंपॉर्टेंट बात है आपको समझना है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव भी। देखो रिफ्लेक्सिव भी क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव भी A क्रॉस A के बीच में ही होता है। रिफ्लेक्सिव भी, चलिए तो हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। तो ध्यान से देखो एक बात, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि यहाँ पे भी सेट A से ही A बिलोंग करता है, मतलब A क्रॉस A का ही बात इसमें भी किया जाता है। ठीक है, A और B का बात नहीं होता, हमेशा A क्रॉस A का ही बात यहाँ पे भी होता है। लेकिन तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्शन में फर्क क्या है? तो आइडेंटिटी में क्या होता था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। लेकिन इसमें क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ तो होना ही चाहिए, इसके अलावा भी कुछ और होगा तो भी चलेगा। समझ में आया क्या बोलना चाहे? एग्जाम्पल पे बात करते हैं। जो हाँ देखो समझो यहाँ बात पे, ऐसे मान लो कि A बराबर दे रखा है यहाँ पे 1 2 3 4। क्लियर? अब हम एक रिलेशन बात करते हैं R1। तो R1 बराबर ले लेते हैं 1 1 2 2 3 3 1 3। R2 1 1 2 2 3 3 4 4 और ले लेते हैं 2 4 1 3। R3 लेते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 और एक और रिलेशन ले लो R4 1 1 2 2 2 1 3 3 3 4 4 4। चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं कि इसमें से कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनेशन कहता है क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो ये तो होना ही चाहिए। ठीक, और इसके अलावा अगर कुछ और भी है तो वो भी चलेगा, वो भी उसको एक्सेप्टेड है। समझ में आई बात? तो समझो देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 3 है। तो क्या इसमें 4 4 है? तो जी 4 4 तो होना चाहिए था, क्योंकि क्या बोलना चाह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे इसके लिए, इस कंडीशन के लिए, R4 के लिए कि 4 बिलोंग्स टू A बट 4 डज नॉट रिलेटेड टू 4। सो ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सेकेंड पार्ट के लिए बात करते हैं। देखो यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। इसके अलावा अगर कुछ और भी है तो उसको हमको देखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। कोई डाउट है इस बात पे? चलो थर्ड में आ जाओ। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। ये क्या है? ये रिफ्लेक्सिव भी है एंड आइडेंटिटी रिलेशन भी है, दोनों है। कोई डाउट है इसमें? देखो ऊपर वाला में 2 4 और 1 3 है, इसका आंसर ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन ये क्या है? यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 है, तो आइडेंटिटी का केस तो फॉलो कर रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। और नीचे वाले बात करते हैं। देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। इसके अलावा जो भी दिखाई पड़ जाए उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ये भी
रिफ्लेक्सिव है। कोई डाउट इस बात पे? तो इसका डिफिनेशन जो है बहुत सारे बुक में आपको बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन सिंपल समझो कि दोनों में फर्क क्या करना है आपको आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में, कि आइडेंटिटी में जो है सेट ए का एवरी एलिमेंट अपने आप से ही सिर्फ अटैच होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्सिव में सेट ए का जितना भी एलिमेंट है अपने आप से तो हो ही रिलेटेड, इसके अलावा अगर कुछ और भी है तो भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। कोई डाउट इस बात पर? चलिए, हाँ तो देखो एक चीज यहां से जो निकल के बाहर आया कि आप स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। हाँ कि नहीं? सही है गलत है? बोलो। एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज एन आइडेंटिटी रिलेशन या एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? ये बताओ क्या होगा? एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज एन आइडेंटिटी रिलेशन और एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज एन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो समझना बात को ही, हम क्या बोले थे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर आइडेंटिटी रिलेशन आता है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ 1 1 2 2 3 3 4 4 ही होगा, और रिफ्लेक्सिव में ये तो होना ही चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट टू बी एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर बात है? तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is a reflexive relation but reflexive relation may or may not be an identity relation। क्लियर है? तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। इसके बाद आएगा नेक्स्ट टाइप जो होगा वो होगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। चलो यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तीसरा जो कि 5वां नंबर आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो सिमेट्रिक पढ़ते हो ना कोई भी चीज़ के, जैसे कि इसका अगर मान लो कि ये इस तरह का इस तरह ड्रॉ करते थे आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे या 11th क्लास में, 12th क्लास में बहुत में पढ़े होंगे। तो ये क्या होता है? जैसे कि सिमेट्रिक होता है और वाई एक्सिस, ठीक ना? तो सिमेट्रिक कहने का मतलब यहाँ पर जिस तरह से है, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करना चाह रहा है कि एक रिलेशन है, ए रिलेशन R is said to be symmetric on set A if IFF मतलब if and only if A related to B implies B related to A। मतलब कि अगर उस सेट में, उस रिलेशन में अगर आपको 1 2 दिखाई पड़ रहा है तो 2 1 भी होना चाहिए। मतलब अगर A रिलेटेड है B से तो B को भी रिलेटेड होना चाहिए A से, तो रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। जैसे समझो, इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि A बराबर दे रखे हैं हम आपको 1 2 3 और एक रिलेशन R1 दिखा रहे हैं आपको 1 1। चलो पहले समझो, इसको आसान समझते हैं। 1 2 2 1, ठीक है? समझिए। तो देखो यहाँ पे समझो कि R1 यहाँ पे क्या दे रखा है कि A बराबर क्या दे रखे हैं 1 2 3, और एक रिलेशन हम R1 को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो R1 में क्या क्या एलिमेंट लिए हैं? 1 2 लिए और 2 1 लिए। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिमेट्रिक कब कहलाता है रिलेशन? जब अगर A रिलेटेड टू B है, मतलब A और B अगर यूज हुआ है दो एलिमेंट उस सेट से, तो अगर A रिलेटेड टू B है तो B को भी A से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे A कौन था? 1, B कौन था? 2,
तो 1 और 2 रिलेटेड है, तो 2 और 1 भी तो रिलेटेड है आपस में। इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अच्छा बोलिएगा सर इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट था, 3 भी था, 3 तो कहीं यूज नहीं हुआ। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा एलिमेंट यूज हुआ है, कौन सा एलिमेंट यूज नहीं हुआ है। इसके लिए देखो, आइडेंटिटी के लिए सारा का सारा एलिमेंट यूज होना चाहिए था, रिफ्लेक्सिव के लिए सारा का सारा एलिमेंट यूज होना चाहिए था, लेकिन सिमेट्रिक के लिए सारा का सारा एलिमेंट यूज होने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? सिर्फ याद क्या करना है आपको कि अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर से? तो क्या लिखोगे यार, क्या लिखोगे कि here 1 related to 2 and 2 related to 1, so R1 is symmetric. Symmetric on set। क्लियर है? लेकिन अब सेकंड एग्जांपल पे बात करते हैं थोड़ा सा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड एग्जांपल बात करते हैं इसी में। चलिए इसे मान लीजिए हम A बराबर लिखते हैं, फिर से वही चीज 1 2 3 ले लिए। अब R1 बराबर लिख रहे हैं यहाँ पे 1 1 2 2 1 2 2 1, और 2 बराबर लिख रहे हैं हम लोग 2 3 3 2 1 2 2 1, और 3 बराबर लिख रहे हैं हम लोग 1 1 2 2 3 3, और R4 बराबर लिख रहे हैं हम लोग 1 2 2 1 2 3 3 2 3 1। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं इसमें से कौन कौन सा रिलेशन जो है, यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है आपके कि कौन कौन सा रिलेशन इसमें से सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक, तो पहला बात देखिए इसमें कौन सा है, पहला से कौन सा है, R1 है। तो R1 में क्या क्या दे रखा है, 1 1 2 2 1 2 2 1। क्लियर? देखो 1 2 है तो 2 1 भी है, तो समझ में आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जितना भी एलिमेंट है उस सबके लिए ये चीज लागू होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दो कि 1 1 है और 2 2 है, तो इसके लिए 1 1 के लिए आप बोलोगे सर इसका उल्टा, तो उल्टा भी तो 1 1 ही होगा ना जी। 1 1 का उल्टा क्या होगा, 1 1 ही होगा। 2 2 का उल्टा क्या होगा, 2 2 ही होगा। इसका मतलब जब भी इस तरह का चीज आ जाए कि इसमें आइडेंटिटी मिल जाए 1 1 2 2, तो वह हर एक चीज अपने आप हर एक चीज हो जाता है। वो कहने का मतलब क्या है कि 1 1 2 2 इस तरह का जो भी चीज है वो आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, सब कुछ है वो चीज। समझ में आया बात? तो यहाँ पे आपको ये 1 1 जब है तो इसका उल्टा भी तो 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा भी क्या होगा, 2 2 ही होगा। अब यहाँ पे 1 2 है तो उसके बदले 2 1 है ही यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये R1 सिमेट्रिक हो गया। चलो R2 के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे 2 3 है, 3 2 है, 1 2 है, 2 1 है, सारा का सारा है ना उल्टा। इसका मतलब ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। चलो R3 में बात करते हैं। देखो यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। क्लियर है बात यहाँ पर से? तो मान लो कि 1 1 2 2 3 3, और अगर मान लो 3 3 नहीं भी होता, सिर्फ 1 1 2 2 भी होता, तब पर भी ये सिमेट्रिक होता, क्योंकि 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा 3 3 है। इसका मतलब ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। अब लास्ट वाले में देखो 1 2 है, 2 1 है। क्लियर है? 2 3 है, 3 2 है। अब यहाँ पे 3 1 है, तो इसका उल्टा 1 3 है क्या इसमें? नहीं ना, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके लिए क्या रीजन दोगे, R3 R4 के लिए क्या बोलोगे, R4 के लिए यहाँ पे लिखोगे कि 3 रिलेटेड टू 1 बट 1 does not related to 3, so R4 is not symmetric. Clear? तो इसका आंसर हम लोग आज से सिमेट्रिक रिलेशन भी आप समझ में आ गया होगा आप लोग को, हमको लगता है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, एम्प्टी रिलेशन देख लिए, यूनिवर्सल रिलेशन देख लिए, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ लिए, और सिमेट्रिक रिलेशन भी पढ़ लिए। तो अब एक और बचा हुआ है आपके ट्रांजिटिव रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद हम लोग आएंगे इक्विवेलेंस रिलेशन में।
तो हम लोग अब इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग के समझ में आया होगा। इस पर क्वेश्चन अभी हम लोग को देखना बाकी है और भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इसके ऊपर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, इससे पढ़ने की कोशिश कीजिए और एक क्लास और करने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व होना चालू हो जाएंगे आप लोगों से। तो ठीक है, फिर आप लोग इसको अगर पसंद आ रहा है आप लोग को तो वही है बात फिर से कि आप इसको अधिक से अधिक स्टूडेंट के बीच पहुंचाइए, क्योंकि अधिक से अधिक स्टूडेंट पढ़ेंगे तो वो अधिक से अधिक प्रॉफिटेबल भी वो भी होंगे और आपका फ्रेंड ही पढ़ेगा ना जी, आपके साथ जो पढ़ते हैं वही ना पढ़ेंगे, एक कंपटीशन भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।